Hello everyone, I hope you all are good. In this video, we will be studying about company as a form of business organization. We have already completed the remaining 4 forms of business organization, that is sole proprietorship, Hindu undivided family, cooperative society and partnership in the previous videos. So today let's start with joint stock company. In joint stock company, we will be focusing on the features, the concept, merits, demerits, and types of companies. We will be starting with the definition of company. जो company होती है वो association of person होती है जो कि business activities को carry out करने के लिए बनाई जाती है. At the same time जो भी legal status होता है company का वो independent होता है उसके members से. जो company होती है वो govern की जाती है जो भी Companies Act 2013 में rules mention है उससे. जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनको ओनर्स कंसिडर किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चीफ मैनेजिंग बॉडी कहा जाता है जिसको कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं. एट द लास्ट जो कैपिटल होता है कंपनी का वो डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में जिनको कि हम शेयर्स बोलते हैं और वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को. बट प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं हो सकता. We will be starting with the features of the company. जो first feature है वो है कि company एक artificial person होता है. Since the company is made by law, तो कंपनी को हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानते हैं. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि कंपनी जो है उसका कोई बॉडी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सोल नहीं है, इट कैन नॉट रीड और राइट, बट एट द सेम टाइम नेचुरल पर्सन के जैसे ये स्यू हो सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, लेंड कर सकती है मनी, किसी को पैसा दे सकती है. ये सब चीजें ये जो है वो कंपनी कर सकती है. द नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी. जो कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं वो दोनों एक अलग एंटिटी फॉर्म करते हैं. जो भी एसेट्स लायबिलिटी एक कंपनी की होती है वो डिफरेंट होती है एसेट्स लायबिलिटी जो कि मेंबर्स की होती है उससे. द थर्ड वन इज लायबिलिटी. कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट जो कि मेंबर से अगर हम देखें तो मेंबर्स ने जितना अमाउंट शेयर पे नहीं किया है, द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स इज द ओनली लायबिलिटी जो कि मेंबर्स को पे ऑफ करनी पड़ेगी. उसके अलावा उन लोगों की कोई लायबिलिटी नहीं होती. पूरी कंपनी को इन केस ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसहैपनिंग कंपनी ही पे करेगी. द फोर्थ वन इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि कंपनी को जो बनाना है वो इजी है कि हार्ड है. अब तक हमने पढ़ा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उन लोगों को हम लोग इजीली फॉर्म कर लेते थे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे. बट कंपनी के फॉर्मेशन में जस्ट अपोजिट केस है. बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है, बहुत एफर्ट्स और टाइम का रिक्वायरमेंट है, प्लस एक डीप नॉलेज होना चाहिए पूरा लीगल सिस्टम का, तब जाकर हम कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं. The next one is perpetual succession. Perpetual succession से हम समझते हैं कि जो कंपनी है उसमें चाहे मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाएं उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन दो कोई मेंबर इंसेन हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए या वो मर जाए, इससे कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इवन ऑल द मेंबर्स जाए देन टू कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड. इट विल बी स्टिल रनिंग इट्स बिजनेस. द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. जो कंपनी का कंट्रोल है वो बेसिकली दो लोगों के हाथ में है, दैट इज शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, बट वो लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे मैनेजमेंट के और डिसीजन मेकिंग के, और उन लोगों को जो भी वो लोग करते हैं उन सब का जो भी चीजें हैं वो सब मैनेजमेंट को बताना पड़ता है कि हम लोगों ने ये इस बेसिस पे किया. देन वी हैव कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी होती है वो कॉमन सील कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. अगर बट एक कंपनी कॉमन सील को अडॉप्ट करती है तो फिर उन लोगों को उनके हर एग्रीमेंट्स में वो सील मेंशन करना जरूरी होगा. और अगर वो नहीं करते हैं तो जब भी कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो जो भी डायरेक्टर उसको साइन कर रहा है ही विल बी ट्रीटेड एज अ कॉमन सील फॉर द कंपनी. देन लास्ट वन इज रिस्क बेयरिंग. रिस्क बेयरिंग का यहाँ ये मतलब हुआ कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो सारे रिस्क बेयरर्स होते हैं अप टू द अमाउंट जो कि उनका कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है कंपनी के अंदर, उस अमाउंट तक वो लोग रिस्क बेयर करेंगे कंपनी के अंदर. सो ये थी हमारे फीचर्स ऑफ द कंपनी. हमें इनमें से 6 याद करने हैं बट एक बार मैंने सारे पढ़ा दिए. Now we'll see some of the merits of company. The first one is limited liability. Limited liability का मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर्स है वो उस अमाउंट तक ही लाइबल है कंपनी के अंदर जो कि उन्होंने पे नहीं किया है शेयर्स के ऊपर.
अगर उन्होंने पूरा अमाउंट पे कर दिया तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो मेंबर्स से कुछ भी मांगा नहीं जा सकता, कंपनी के एसेट्स को ही बेचकर उसे सारा पे करना पड़ेगा कंपनी को। द सेकेंड वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि इट्स वेरी इजी कि पब्लिक कंपनी जो भी होती है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स। तो अगर बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझको, तो मैं अपने शेयर्स किसी और शेयर होल्डर को बेच सकती हूँ और फिर उससे पैसे मिल सकते हैं और मेरा जो भी नीड है उस वक्त का वो फिनिश हो सकता है। द थर्ड वन इज परपिचुअल एक्सिस्टेंस। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी में चाहे डेथ हो किसी मेंबर का, चाहे कोई मेंबर इंसेन हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर्स इवन दो सारे के सारे मर जाएं फिर भी कंपनी जो होता है वो रन होता है, क्योंकि मेंबर्स का और कंपनी का दोनों का जो एंटिटी होता है वो सेपरेट होता है, वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होते। द फोर्थ वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट बिकॉज की काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है कंपनी के पास, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उसके अलावा कंपनी के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पब्लिक से पैसा ले सकती है अपने शेयर्स इशू कर कर, और बैंक्स भी उनको लोन्स इजीली दे देते हैं। तो वो जो ग्रोथ है उसके लिए काफी अच्छा है कंपनी की, वो एक्सपेंशन के लिए हायर चांसेस है उन लोगों के पास, और कंपनी जो होती है वो एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप काफी अच्छा ग्रो करती है। द लास्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब उनके पास फंड्स ज्यादा हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं हायर सैलरीड एम्प्लॉयज को। तो जो भी उन लोगों का डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट हो सकता है, एक हेड हो सकता है जो कि उस फील्ड के अंदर बहुत ही क्वालिफाइड है, स्पेशलिस्ट है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो काफी प्रोफेशनल और अच्छा होगा। will study about some of the limitations of company। जो फर्स्ट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। अब तक हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो, इन लोगों को फॉर्म करना बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है सच। बट कंपनी जस्ट ऑपोजिट होता है, कंपनी के अंदर बहुत टाइम, एफर्ट्स और नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म। लीगल रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी के अंदर इट्स नेसेसरी कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वहां पर आप उनको मेंशन करोगे आप क्या करने वाले हो, आपका प्रोस्पेक्टस क्या है। और एट द सेम टाइम ये भी होता है कि हम जनरल पब्लिक को हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करें कि अब हमारी कंपनी क्या ग्रोथ एस्पेक्ट लेकर आई है या फिर क्या वो करना सोच रही है। सो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट एनी ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्ट। द थर्ड वन इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि कंपनी काफी बड़ी होती है, लार्ज स्केल कंपनीज के अंदर क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, ओनर्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो जो कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ एक पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन कर पाए, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितने लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए सब लोगों से बातचीत कर पाना। द फोर्थ वन इज न्यूमरस रेगुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो होती है उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसको ऑडिट करवानी पड़ती है, उसको रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन से उनको लेने होते हैं, जैसे कि सेबी से, रजिस्ट्रार से। तो बहुत सारे रेगुलेशंस इवन आफ्टर फॉर्मेशन भी कंपनी के चलते रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिमांड होती है लोगों की कंपनी के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉयज चाहेंगे कि हमको अच्छा पे मिले, क्रेडिटर्स चाहेंगे कि हमको फटाफट मिल जाए पैसा, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज को चाहिए होगा हायर सैलरी, कस्टमर डिजायर करेगा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि सब लोगों की डिमांड को कंपनी मेंटेन कर पाए। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमको एक जने का डिमांड को हटाकर दूसरे जन के डिमांड को सोचना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि उस सेकंड पर्सन को प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब डिमांड्स कंपनी को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द लास्ट वन इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है कंपनी का वो एक हायरार्की के थ्रू चलता है। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेजिंग अथॉरिटी होती है, लेकिन फिर वो जो भी डिसाइड होता है वो टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट, ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। एट द सेम टाइम जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक बहुत ही स्लो पेस के अंदर हो जाते हैं, और उनको एक्ट भी बड़ा ही स्लो हो जाता है, क्योंकि एक पूरी हायरार्की को फॉलो कर कर और फिर डिसीजन कोई भी लिया जाएगा।
There are majorly three types of company: public company, private company and one person company. इन तीनों के बारे में अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे। वन पर्सन कंपनी को हम सबसे पहले समझेंगे। वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 वो होती है जो कि एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। बेसिकली वन पर्सन कंपनी इज दैट कंपनी विच इज रन बाय ओनली वन पर्सन। इसमें जो भी शेयर होल्डर होता है वो खाली एक ही जना होता है, जो कि उस कंपनी का मेंबर शेयर होल्डर सब एक ही जना होता है। और जो भी बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं वो सारे वन पर्सन कंपनी को भी मिलते हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और ये सब। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वन बाय वन पर्सन कंपनी के। वन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो आठों इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन लेट्स गो टू ऑल ऑफ देम। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। इस बात पे जो रेजिडेंट इन इंडिया वाला मतलब है उसको अच्छे से समझना कि रेजिडेंट मतलब वो पर्सन जो कि 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो पिछले साल में, उसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे वन पर्सन कंपनी के अंदर। अब उसमें दो चीजें हैं, वो ही एलिजिबल होगा सबसे पहले तो वन पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो कि इंडियन सिटीजन है या फिर वो रेजिडेंट वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, और दूसरा वो बंदा ही नॉमिनी बन सकता है जो कि सोल मेंबर होता है उसका किसी वन पर्सन कंपनी के अंदर। जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में है वो ये है कि कोई भी बंदा खाली एक ही वन पर्सन कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है किसी वन पर्सन कंपनी को। बेसिकली कोई भी बंदा एक ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है वन पर्सन कंपनी, यानी एक ही वन पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है और इवन एक ही वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। वो नॉमिनी भी एक से ज्यादा का नहीं हो सकता है। The next is where a natural person being member in one person company in accordance with this rule becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that one person company. Such person shall meet the eligibility criteria specified in Rule 2 within period of 180 days. इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी वन पर्सन कंपनी का मेंबर है और वो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी अदर कंपनी का नॉमिनी बन जाता है तो उसके अंदर भी जो ये 182 डेज का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना जरूरी है, इवन वो चाहे नॉमिनी हो चाहे वो मेंबर हो। The next one is no minor shall become member or nominee in one other person in one person company or can hold share with beneficial interest. Basically जो minor है उसको ना तो member माना जाएगा, ना nominee माना जाएगा और ना ही वो कोई share होल्ड करेगा किसी भी एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी भी वन पर्सन कंपनी में। The next one is such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act. बेसिकली वन पर्सन कंपनी को अगर हम बाद में चाहें कि हम कंपनी में कन्वर्ट कर दें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। The next one is it will not carry out any non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate. Basically जो भी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उसमें ये लोग का कुछ भी नहीं होगा, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो वाली एक्टिविटीज। Then there is no such company can convert voluntary into a kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of one person company. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी वॉलेंटरीली कन्वर्ट नहीं हो सकती कोई भी दूसरी कंपनी के अंदर अनलेस 2 साल हो चुका हो उनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। नेक्स्ट इज इसका जो एक एक्सेप्शन है वो ये है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है पेड अप शेयर कैपिटल की उसको इंक्रीज करके 50 लाख रुपीज से ज्यादा कर दो, या फिर जो एवरेज टर्नओवर हो रहा है एनुअल टर्नओवर वो 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो रहा है इन द रेलेवेंट पीरियड। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो वर्ड है वन पर्सन कंपनी वो ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है अंडर द नेम ऑफ द कंपनी जब भी उस कंपनी का नाम कहीं भी प्रिंटेड हो, एफिक्स्ड हो या फिर एनग्रेव किया जाए। The next is प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए टू स्टार्ट अ कंपनी एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं उस कंपनी के अंदर। ये जो कंपनी है वो रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जो भी मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे शेयर होल्डर को। ना ही ये कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो आकर इसकी सिक्योरिटीज को बाय करे। जो सबसे नेसेसरी पार्ट होता है प्राइवेट कंपनी का वो ये होता है कि जो वर्ड होता है प्राइवेट लिमिटेड
वो यूज करना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज को। सपोज XYZ अगर कोई कंपनी है तो उसको अगर उसको प्राइवेट कंपनी बनना है तो उसको XYZ प्राइवेट लिमिटेड ये पूरा नाम उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी प्राइवेट कंपनी है अगर वो कोई भी जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं उनको फॉलो नहीं करती है तो वो सीज कर ली जाती है बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, और उसको जितने भी एग्जेम्पशन और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सब अब नहीं मिलते हैं। द नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इन इजी टर्म्स वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इट मीन्स कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर। उसके अलावा ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इजीली यहाँ पर होता है कि आप अपने शेयर्स जो है किसी और शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दो। एट द सेम टाइम जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने के लिए इनवाइट भेजा जाता है वो इनवाइट भी यहाँ आराम से भेज सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करने के लिए। जो एक मेजर चीज है वो ये है कि अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम लोग पब्लिक कंपनी ही ट्रीट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। इससे हमारी इन दोनों की डेफिनेशन काफी इजी और क्लियर हो जाएगी हम लोगों को। जो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है मेंबर्स। मेंबर्स जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मतलब 7 से ज्यादा कितने भी मेंबर्स हों वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए टू स्टार्ट द कंपनी और मैक्सिमम 200 तक ही हम लोग मेंबर्स को एंट्री दे सकते हैं, उसके बाद हम एंट्री नहीं दे सकते। द नेक्स्ट वन इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है मिनिमम, और प्राइवेट कंपनी में ओनली 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब होता है जो एक रजिस्टर बनता है जिसके अंदर कि हम नेम एड्रेसेस उन सब का मेंशन करते हैं। मेंबर्स जो भी होते हैं हमारे वो जरूरी होता है, कंपलसरी होता है पब्लिक कंपनी के अंदर करना, बिकॉज पब्लिक कंपनी के अंदर काफी मेंबर्स होते हैं तो उन सबका नोट डाउन नहीं किया जाए तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मेंबर है। सो इट्स नेसेसरी कि हम लोग उनका इंडेक्स बनाएं, और प्राइवेट कंपनी में एट द सेम टाइम ये जरूरी नहीं होता बट इट इज एडवाइज्ड कि आप बनाओ। द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपना ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर पब्लिक कंपनी के अंदर, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर देयर आर रेस्ट्रिक्शन, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स। द नेक्स्ट इज इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। जो कि हम लोग इनवाइट भेजते हैं पब्लिक को कि आओ और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, वो हम खाली पब्लिक कंपनी में भेज सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में वो अलाउ नहीं किया जाता है। In this video, we have covered the types of companies, the merits, demerits, features, concepts, and meaning of companies. There are more topics related to company as a form of business organization, which we will be covering in the next video. That is majorly about formation of the company. So stay tuned guys, and please like, share and subscribe to our channel. And also if you have any problem, then write in the comment section. I'll try to solve them as soon as possible. See you. Bye-bye.